अब हम लोग आ जाते हैं, अब अच्छे अच्छे टिपिकल क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, ध्यान से देखना 11th नंबर क्वेश्चन को। तो 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करेंट्स I1 I2 I3 if the branch resistance are in the ratio R1:R2:R3 और ये रेशियो है 2:4:6। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ 3 पैरेलल ब्रांचेस आपको प्रोवाइड किया गया है, थ्री पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस, ठीक है। यानी ऐसे ब्रांचेस जिसमें सिर्फ सर्किट एलिमेंट जो लगा हुआ है वो रेजिस्टर है, ठीक है। इन तीनों ब्रांचेस को हमने क्या किया, डीसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब सपोज दैट यहाँ से इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली पैरेलल सर्किट है यानी करंट का यहाँ डिवीजन हो जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग I1 I2 और I3 इन करंट्स का नाम दे देते हैं, इन रेजिस्टेंस का भी हम लोग नाम दे देते हैं R1 R2 R3, ठीक है। और एक तरह से ये रेशियो प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको प्रोवाइड क्या किया गया है, ये कंडीशन प्रोवाइड किया गया है, इन तीनों रेजिस्टेंस का आपस में रेशियो अगर R1:R2:R3 जो रेशियो है ना प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, ये अगर 2:4:6 के रेशियो में है, तो आपको पूछा जा रहा है I1 I2 I3 करंट का रेशियो जो है ना वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन ध्यान में है तो, ठीक है। तो डेफिनेटली अब ये तीनों रेजिस्टेंस है ना, इनका रेशियो 2:4:6 दिया हो गया है, ये दिया गया है, यानी ये रिड्यूस करने के बाद फैक्टर्स को कैंसिल आउट करने के बाद ये हमें अल्टीमेट वैल्यू मिलता है, तभी तो ये रेशियो मिलता है फैक्टर्स को कैंसिल आउट करने के बाद। जैसे सपोज दैट मान लो थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दो रेजिस्टेंस का ही रेशियो लेके चले, कोई भी दो रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कोई भी दो रेजिस्टेंस अपने मन से हम इमेजिन कर लिए R1:R2 का रेशियो आपको निकालना हो, और आपको पहले से पता है कि R1 की वैल्यू मान लो अगर 4 है, ठीक है, R2 की वैल्यू 6 है। ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन से अलग आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसका इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, उसमें हम लोग बाद में आएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये रेशियो कभी भी इन दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे ना, तो जब ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, एक का 4 है एक का 6 है, तो होगा क्या, इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैंसिल आउट करने के बाद 2:3, ठीक है। तो रिड्यूस करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रेशियो 2:3 मिल जा रहा है, यानी हमने देखा कि इसमें हमें कैंसिल आउट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद इसको फैक्टराइज करने के बाद हमें ये मिल रहा है, यानी ओरिजिनल वैल्यू 4:6 थी, लेकिन रेशियो निकालने के बाद इस पे रिड्यूस होके आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये 2:2 था ओरिजिनल वैल्यू, ये 3:2 था ओरिजिनल वैल्यू जो हमें 4:6 मिलता था, और इसको फैक्टराइज करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद 2:3 मिला, यानी एक मल्टीपल इन्वॉल्व है और उससे रिड्यूस करके सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग इसको 2:3 में ले आते हैं। उस तरह ये भी जाहिर है रेशियो है, ये सिंपल फ्रैक्शन में है, किसी ना किसी से इस तरह का मल्टीपल में ये होगा, इस तरह का मल्टीपल में होगा, सेम मल्टीपल में होगा, तभी तो रेशियो हमेशा सेम है। ये रेशियो 4:6 का रेशियो है या 2:3 का रेशियो, दोनों रेशियो सेम है, बस अंतर है कि हमने सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी किसी ना किसी का मल्टीपल वो होगा। बस इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के इसको बनाना है, बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सिंपल फ्रैक्शन में है, ओरिजिनल अगर रेजिस्टेंस जो होगा तो हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस होता तो एक मल्टीप्लायर फैक्टर अगर हम लोग एज्यूम कर लें, जिस तरह वहां 2:2 और 3:2 हमने किया था, तो यहाँ अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि x फैक्टर से ओरिजिनल वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होने के बाद आया, यानी ओरिजिनल वैल्यू 2x इसका होगा, इसका ओरिजिनल वैल्यू 4x होगा, इसका ओरिजिनल वैल्यू 6x होगा, ठीक है। और बाद में जब हमने रेशियो निकाला तो ये x तीनों में से कैंसिल होके ये सिंपल फ्रैक्शन में 2:4:6 हमें मिला। तो इस तरह से हमें ये मिला, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, पैरेलल सर्किट है, तो हमें पता है कि अगर हमने V वोल्टेज अप्लाई किया है तो इन तीनों ब्रांचेस के अक्रॉस
V वोल्टेज ही होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से जानते हैं कि करंट का रिलेशन, तो करंट का रिलेशन हमें ओम्स लॉ से पता है कि इस सर्किट में अगर I करंट फ्लो हो रहा है, V यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका इक्विवेलेंट अगर R इक्विवेलेंट होता तो हम लोग जान रहे हैं कि V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू I, ठीक है। इससे हम लोग I कैलकुलेट कर सकते हैं, तो I की वैल्यू हमें मिलेगी, I की वैल्यू हमें मिलेगी V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ से यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट A है तो डेफिनेटली इन करंट का रिलेशन क्या है, तो I जो ओरिजिनल करंट है, ओरिजिनल सर्किट करंट है, किसके बराबर है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है, तो आपको इसका करंट्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों ब्रांचेस में हम लोग जान रहे हैं कि तीनों ब्रांचेस के अक्रॉस V वोल्टेज ही है, तो इन तीनों करंट को अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं, बहुत इजी है, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, उसी तरह I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, उसी तरह I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। ये नंबर्स प्रोवाइड किया गया है, और डेफिनेटली I जो है V अपॉन R इक्विवेलेंट, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालते तो वो था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इजी है, आपको ये वैल्यू गिवन था, रेशियो गिवन था, इससे इनके बीच का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी फ्रैक्शंस का अगर आपको रेशियो निकालना था, अगर आपको किसी फ्रैक्शन का रेशियो निकालना होता है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद हम लोग कंपेयर कर देते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, तो न्यूमरेटर देख के हम लोग इजीली रेशियो बता सकते हैं। तो बहुत आसान है, इनकी वैल्यूज को हम लोग डाल दें, V तो सब में कॉमन है, I1 की वैल्यू, तो वहां से उठा के हम लोग R1 की वैल्यू को ले आते हैं, इसी तरह हमें पता है I2 की वैल्यू, वहां से उठा के इसकी वैल्यू को हम लोग ले आते हैं, और उसके बाद सॉरी I3 की वैल्यू ये ले आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें इन तीनों करंट का रेशियो I1:I3 निकालना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, विच इज हायर और विच इज ग्रेटर और विच इज लोअर, ठीक है, वो निकालना हो, या हमें रेशियो निकालना हो। इस तरह का जो अलग अलग फ्रैक्शंस है, इसमें सबसे हम लोग जो तरीका लेते हैं, क्या करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, और तब हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर का रेशियो निकाल देते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डेफिनेटली क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का, 2x 4x 6x का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और इससे हमें मिला 12x, ठीक है, 12x हमें मिल गया एलसीएम। अब इसके बेसिस पे न्यूमरेटर्स की वैल्यू, तो न्यूमरेटर्स की वैल्यू को हम लोग इसके बेसिस पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर्स की वैल्यू को v सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, v तीनों में कॉमन है, इसलिए v को हमने सेपरेट कर दिया। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, यानी 6 यहाँ 3 एंड 2, ठीक है। अब क्या है, हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया एलसीएम लेके, और हमें न्यूमरेटर की क्वांटिटीज मिल गई इन अलग अलग फ्रैक्शंस के लिए, और यहां से हम लोग अल्टीमेटली रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें I1:I2:I3 का रेशियो, तो जाहिर है अलग अलग फ्रैक्शंस का रेशियो निकालना था, तो डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया, तब हम लोग न्यूमरेटर के जो न्यूमरेटर के रेशियो को निकालेंगे, वही आपके उस फ्रैक्शन का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हमें रेशियो मिला 6:3:2, मीन्स I1:I2:I3 जो हमें मिल रहा है वो क्या है, तो वो 6:3:2 के ऑप्शन का हमें मिला, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग ये आंसर किस ऑप्शन में है।
ठीक है, I1:I2:I3 में फाइंड आउट करना था। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन 3:2:3, हमने फाइंड आउट किया 6:3:2, यानी सी ऑप्शन, यानी 11th नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 6:3:2। अब इसी तरह सेम क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर पे ही, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी जो हमने सॉल्व किया, जिसका आंसर हमें 6:3:2 मिला, ये भी यूपीएससी के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन है, और ये भी 2011 के यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 पैरेलल ब्रांचेस ऑफ रेजिस्टर्स are connected across a DC source as shown in figure. What is the value of I1:I2:I3? ठीक है, तो यहाँ भी इसी तरह से दिया हुआ है 2R, 4R, 6R की वैल्यू इन रेजिस्टर्स की दी हुई है। आपको करंट का रेशियो I1:I2:I3 निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, जिस तरह हम लोग 2x ये सब लेके चले थे ना, 2x, 4x, 6x, यहाँ R के टर्म में दिया हुआ है, यानी 2R, 4R, 6R का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और डेफिनेटली ये पैरेलल में है, यानी सबके अक्रॉस E जो है EMF ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबके अक्रॉस EMF अप्लाई हो रहा है, तो करंट का रिलेशन हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो करंट का रिलेशन हम निकालेंगे तो डेफिनेटली I1:E/2R, सेम उसी तरह जिस तरह पिछली बार में हमने किया था, पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह I2:E/4R, एंड सिमिलरली I3:E/6R। अब आपको यहाँ रेशियो निकालना है इनका। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का रेशियो निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, तो हम लोग सबके डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, और तब न्यूमरेटर का जो रेशियो होगा वही आपके फ्रैक्शन का रेशियो होगा। तो यहाँ इन तीनों का, पिछले बार जैसे हमने किया था, इन तीनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर के तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो इनका एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो 1:2R है, एक 4R है और एक 6R है। इनका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 12R, तीनों का एलसीएम आ गया। अब रेशियो हमें निकालना है, हमें इन फ्रैक्शन का, पहले भी मैं बता चुका हूं कि इन फ्रैक्शंस का रेशियो हमें निकालना था। तो हम लोग करेंगे क्या, डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे और उनके न्यूमरेटर्स का रेशियो निकाल देंगे, और वही न्यूमरेटर्स का रेशियो ही अल्टीमेटली इनके फ्रैक्शंस का रेशियो होगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को पहले हम लोग कंपेयर करने के लिए कॉमा से सेपरेट करके लिख लेंगे इन तीनों के वैल्यूज को। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे और सब में ई करके आएगा, क्योंकि सब में ई है, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज ही था, इससे सबके न्यूमरेटर में ई आया था। तो इन कॉमन वाले ई को अलग कर देते हैं ब्रैकेट से बाहर, और इन वैल्यूज को हम लोग देख लेते हैं। तो इन वैल्यूज को जब हम लोग देखेंगे तो व्हाट वुड वी गेट, 12 है अपना, मींस 6, ये 4 है, अदर डिनोमिनेटर में 12 है, तो ये 3, और ये 6R है, डिनोमिनेटर में इधर 12 है, दैट मींस 2। तो ये ही हमारा रेशियो आ गया। न्यूमरेटर को कंपेयर करने पर न्यूमरेटर का रेशियो में क्या मिल रहा है, 6:3:2। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये ई कहाँ गया। ठीक है, तो रेशियो में ई कैंसिल हो जाएगा जब इनका रेशियो निकालेंगे। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर इस सर्किट का करंट आई फ्लो हो रहा था, आई फ्लो होने के बाद यहाँ से डिवीजन हो गया करंट का, इस सर्किट का करंट आई था, ये डिवीजन हो गया, दैट मीन्स I is equal to I1 plus I2 plus I3। ठीक है, तो अगर इसका जो इक्विवेलेंट हम लोग निकालते तो उसके हिसाब से इस सर्किट का ओम्स लॉ क्या होता, तो इस सर्किट का ओम्स लॉ होता E is equal to, जो इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट into I। तो इसको भी बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते थे, क्या हो जाता, I is equal to E upon R इक्विवेलेंट, और इधर क्या हो जाता, तो इधर इनका सम टोटल होता चला आता है, यानी E अपॉन
R1 जो 2R के फॉर्म में मिलता प्लस E अपॉन R2 जो 4R के टर्म में मिलता। तो ऐसे भी LHS का E और RHS का E जो सब में कॉमन आता तीनों टर्म में वो कैंसिल हो जाता। तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे दूसरा लॉजिक आपके पास क्या है कि ये E जो सब में कॉमन आ रहा था, रेशियो निकालने के समय वो कैंसिल हो जाता। तो अल्टीमेट रेशियो हमें 6:3:2 मिलता, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 6:3:2 यानी सी ऑप्शन 12th नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह 13th नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन भी एकदम बेसिक्स है। यहाँ आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक सर्किट आपको प्रोवाइड किया गया है। अब हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट प्रोवाइड किया गया है या इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे, ये सर्किट देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे आपको, लेकिन जब उनकी प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, जब आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स हमेशा क्लियर रहेगा, बेसिक्स आपका स्ट्रांग रहेगा, तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ये सर्किट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब आप बेसिक्स देखिएगा इसमें और अपने बेसिक्स में आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूल्स पता है उनको अगर अप्लाई करिएगा तो ये बहुत ईजी सर्किट है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें इन सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ता है, इनके डिजाइन को चेंज करके, इनको सिंप्लीफाई, इसके डायग्राम को सिंप्लीफाई करके कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। यानी सर्किट जो दिया हुआ है ना जिस तरह से, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग सिंपलर फॉर्म में सर्किट को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और तब हमारे लिए इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को उसमें ध्यान में रखना है। तो हमेशा ध्यान में रखना है ना कि अगर आपको दो टर्मिनल्स कहीं भी दिया हुआ है और दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, V1 और V2 पोटेंशियल पे, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी दो अलग अलग पोटेंशियल के प्लेट्स को एक फाइन कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, एक गुड कंडक्टिंग वायर से, गुड कंडक्टर वायर से अगर हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो तुरंत विद इन अ फ्यू सेकंड्स, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है एक ऐसा वायर जो हाई कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, यानी दैट मींस जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, उससे हमने किसी दो टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया तो वो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, यानी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को हम लोग एक कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा कि हम लोग रेजिस्टेंस का टर्मिनल ये लें और इसको ऐसे बैटरी से जोड़ दें, तब भी इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस V वोल्टेज ही अप्लाई होगा, या रेजिस्टेंस को इतने बड़े वायर से लेके और उस V वोल्टेज से अप्लाई करें, तब भी यहां से यहां टर्मिनल का वोल्टेज, अगर ये V वोल्टेज है तो हम लोग V ही लेके चलते हैं। क्यों? ये रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर का लेंथ भले ही बढ़ गया, लेकिन हम लोग ये कंडक्टर को लेके चलते हैं जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो इतने दूर के लेंथ का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए कंडक्टर इतना बड़ा हो या कंडक्टर इतना ही छोटा हो, दोनों के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज हम लोग सेम लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरह दो अलग अलग पोटेंशियल की चीजों को अगर हमने कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया, एक गुड कंडक्टर वायर से जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हायर है और जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो हम लोग बोलते हैं कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल पे है, उसको एक हम लोग मान लेते हैं। जैसे यहाँ का लेंथ था, सपोज दैट यहाँ तक आपका उस रेजिस्टेंस का टर्मिनल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का टर्मिनल इस रेजिस्टर का टर्मिनल AB है। इस रेजिस्टर के टर्मिनल को हमने ये कंडक्टर जोड़ के, सपोज दैट ये टर्मिनल P है, तो एक PA कंडक्टर जोड़ के, यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस AB था, रेजिस्टर AB था, ये टर्मिनल इसका ओरिजिनल टर्मिनल है, वही रेजिस्टर AB उसका ओरिजिनल टर्मिनल है। यहाँ एडिशनल कंडक्टर वायर जोड़ के हमने इसको बढ़ा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो AB के अक्रॉस वोल्टेज V हुआ करता था, अब भी इस PB के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होगा, यानी इस कंडक्टर का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे है और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर पहले आपको ये सर्किट प्रोवाइड किया जाता, यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल है, तो हम लोग इस कंडक्टर को हटाकर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट से, इक्वी पोटेंशियल टर्मिनल से, इक्वी पोटेंशियल प्लेट से वो सेम पोटेंशियल पे है। बस इसी प्रॉपर्टी का फायदा हम लोग सिंप्लीफिकेशन में उठाते हैं, यानी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को हम लोग एक कर देते हैं। हमारा डायग्राम, हमारा सर्किट डायग्राम
मॉडिफाई हो जाता है, सिंपलर हो जाता है, वहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमारे लिए बहुत सिंपल और ईजी हो जाता है। बस इसी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और इन जैसे कुछ और रूल्स का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे करने में, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो आ जाते हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सर्किट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है बहुत ईजियर। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, पहले इसकी हम लोग नंबरिंग कर देंगे, नेम दे दें सारे पॉइंट्स का। तो इंड पॉइंट है इजी रहने के लिए, ये पी पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं। बीच के पॉइंट्स को भी हम लोग नाम देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। रेजिस्टर्स को भी हम लोग नाम देते हैं, सब सेम वैल्यू का रेजिस्टर है, रेजिस्टर नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो दो पॉइंट, जो दो प्लेट्स, इनको अगर कंडक्टर मटेरियल से हम लोग जोड़ देते हैं तो वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। और ये भी मैंने आपको बताया कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट, यानी ऐसे दो पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम हो, उनको एक कॉमन पॉइंट के रूप में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अपने सर्किट के सिंप्लीफिकेशन में उनको एक ही पॉइंट पे दिखा के हम लोग अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए पॉइंट को इस कंडक्टर वायर ने इससे कनेक्ट कर दिया, यानी ए और सी अब सेम पोटेंशियल पे आ गया, और सेम पोटेंशियल पॉइंट को हम लोग एक जगह दिखा सकते हैं, यानी ए और सी सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं बी को इस कंडक्टर मटेरियल से हमने जोड़ दिया, यानी बी को डायरेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल से हमने जोड़ दिया बिना किसी इक्विपमेंट के लगाए, यानी बिना किसी ऐसे सर्किट एलिमेंट को लगाए जो कोई वोल्टेज ड्रॉप कराता हो, डायरेक्ट कनेक्शन हमने कर दिया, यानी वो सेम पोटेंशियल पे आ गया, यानी बी और डी पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे आ गया, एक भी पोटेंशियल पॉइंट है, यानी इनको भी एक पॉइंट की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब बड़ी आसानी से सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, बहुत आसानी से हम लोग इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ क्या है, एक पॉइंट हमें ले लेना है जो कॉमन पॉइंट है ए और सी का, और एक पॉइंट ले लेना है हमें बी और डी का कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को हम लोग देख के मिला लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए और सी कॉमन पॉइंट्स है और बी और डी कॉमन पॉइंट्स है। तो हम लोग देख रहे हैं ए और बी के बीच में ये दोनों को हमने कॉमन कर दिया, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, उनको एक तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, एक पॉइंट की तरह, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को। तो हम लोग देख रहे हैं ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दैट इज रेजिस्टेंस नंबर 1। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस नंबर 1 को हमने शो कर दिया। फिर हम लोग देख रहे हैं तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, रेजिस्टेंस नंबर 2। अब हम लोग यहां से देख रहे हैं तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दैट इज रेजिस्टेंस नंबर 3। इस तरह तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने, और इन दोनों पॉइंट को अल्टीमेटली उस वोल्टेज से जोड़ दिया गया है। आपका सर्किट एकदम सिंप्लीफाई होके इजी फॉर्म में आ गया। अब आपका 3 यहाँ ब्रांचेस दिख रहा है जो पैरेलल में है और सबकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो पैरेलल में है, यानी डेफिनेटली क्या करना है आपको, इस तरह से आर इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के जनरल फॉर्मूला से ट्रीट होता है, लेकिन यहाँ तो सारा रेजिस्टेंस बराबर है, यानी बहुत इजी है। डायरेक्टली अगर आप लोग देखिए, इससे अगर कैलकुलेशन करके लाएंगे सेम वाले में, तो ये बन जाएगा R/3, और R की वैल्यू गिवन है 12, तो 12/3 4 ओम आपके सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लॉज का हमने फायदा उठाया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूल्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिनोमेनन को हमने समझा कि सीधे कंडक्टर वायर से जाके किसी दो पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग उसको दूसरे शब्दों में नेटवर्क एनालिसिस में बोलते हैं शॉर्ट कर देना भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीधे हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया दो अलग अलग पॉइंट्स को जो अलग अलग पोटेंशियल पे थे, तो अब वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन गए, यानी सेम पोटेंशियल के पॉइंट बन गए, और सेम पोटेंशियल के पॉइंट को एक ही पॉइंट बना देते हैं हम लोग, एक ही पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। हमारा सिंप्लीफिकेशन, हमारे प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, हमारा एनालिसिस ईजी हो जाता है। तो इस तरह करके हमने देखा कि हमारा इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4 ओम हमें मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सॉल्व करना नहीं आता ऐसे, तो वो लोग रट के इसको याद कर लेते हैं, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है,
और 12 यानी 12 रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो 1 ओम के हैं. 12 1 ओम रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड एज एजेस टू फॉर्म अ क्यूब. The distance between two diagonally opposite corners of the cube is. ये भी वही सिंप्लीफिकेशन वाला प्रॉब्लम है और ये गेट में आया हुआ है और गेट के भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में आया हुआ है, गेट के ईसीई के पेपर में आया हुआ है. 2003 का ये क्वेश्चन है जो गेट में आया हुआ है. ठीक है, यानी ये क्यूब है, क्यूब के हर एक एज पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है 1 ओम. तो आपके क्यूब के डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर्स है ना उनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ये भी उसी तरह सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस पे ही काम करता है. यहाँ भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट को सेम पॉइंट की तरह, एक ही पॉइंट की तरह हम लोग ट्रीट करके अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर देते हैं और वो बहुत आसान हो जाता है बनाना. आपको पहले ये क्वेश्चन देखने में, पढ़ने में, समझने में बहुत टफ लगता होगा, कॉम्प्लेक्स लगता होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के बाद, इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फेनोमेनन को अप्लाई करने के बाद हम लोग सिंप्लीफाई करके इतना इजी सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे कि आपके लिए एनालिसिस हमेशा इजी हो जाएगा. तो देखते हैं इसको हम लोग करके. तो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है. इसमें हम लोग क्यूब ले लेंगे इस तरह से. अब है क्या, इस क्यूब में क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक एज पे एक रेजिस्टेंस है, हर एक एज पे, ये सब पे, और सब का रेजिस्टेंस सेम है, सबको 1 ओम बताया गया. सब पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है हर एक एज पे. इस तरह से हर एक एज पे, और सबका रेजिस्टेंस सेम है. ठीक है, अब इसमें वही है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स और साइमेट्री का हमें ध्यान में रखना है. ठीक है, तो है क्या, डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में, जो डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट है, उन पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है. तो सपोज दैट इजी रहने के लिए निकाल लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, ये मान लेते हैं. ठीक है, और नाम दे देते हैं. तो हर एक पॉइंट का नाम देते जाते हैं, ए बी सी डी. अपर सरफेस के चारों पॉइंट्स को हमने ले लिया. अब उसके बाद लोअर सरफेस के चारों पॉइंट को भी नाम दे देते हैं उसी पैटर्न पे. तो डी तक हमने किया, ई एफ जी एच, इनको हमने नाम दे दिया. ठीक है, तो इस तरह सबको हमने नाम दे दिया. अब आपको डायगोनली अपोजिट यानी इसके और इसके बीच में या फिर इसके और इसके बीच में निकालना है, कोई भी डायगोनली अपोजिट. और साइमेट्री के बेसिस पे चाहे इसके और इसके बीच में हम लोग निकाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, सेम ही होगा. अब देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो आसान तरीका है कि हम एज्यूम कर लें जिसके अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हम लोग एज्यूम कर लें कि हमने बैटरी अप्लाई कर दिया है इस तरह से इन दो टर्मिनल्स के बीच में. इससे क्या होगा कि हम लोग करंट के पाथ को ट्रेस करके अपने एनालिसिस को आसान बना सकेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकेंगे. साइमेट्री का कंसेप्ट हर जगह हमें लगाना है, क्योंकि क्यूब जो है वो साइमेट्रिकल होता है हर एक एजेस के अलावा, हर एक सरफेसेस के अलावा. इसी साइमेट्री को ध्यान में रखना है. दूसरी साइमेट्री क्या है कि हर एक एजेस के अलावा आपका क्यूब का शेप और साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो सेम होता है और रेजिस्टेंस भी सेम आपका प्रोवाइडेड है. इसी साइमेट्री को ध्यान में रखना है. तो हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई भी करंट यहाँ से फ्लो होता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, अगर यहाँ से कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट जो फ्लो होता है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 पार्ट में करंट का डिवीजन हो जाता है. साइमेट्री के हिसाब से चूंकि ये तीनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, और आगे चल के भी साइमेट्री फॉलो हो रही है, जाके कॉमन होके पॉइंट जा रहा है, सब तरफ से, हर तरफ से बराबर है, तो जाहिर है इन तीनों में सेम करंट जाएगा. तो हम लोग क्या करते, तो देखते कि इस आई से सेम ब्रांचेस, सेम रेजिस्टेंस है तीनों ब्रांचेस का, तो इक्वल इक्वल डिवीजन होता है, यानी I/3, I/3, I/3. ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है. तो उसके बाद जैसे करंट यहाँ से गया बी पॉइंट में, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इस ब्रांच के अलोंग BC, एक इस ब्रांच के अलोंग BF, यानी I/3 हुआ, 3 ब्रांचेस में डिवीजन. वहां से जाने के बाद फिर 2 और ब्रांचेस में डिवीजन हो रहा है, यानी I/3 डिवाइडेड बाय 2, यानी I/6 इस तरह से. तो I/6 तक हमको ना लिखना पड़े, उससे बचने के लिए एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं. हम लोग चाहते तो सिंपल वे से इसको I लेके चलते, तो यहां से ये I/3, इस ब्रांच में I/3, इस ब्रांच में I/3,
इस ब्रांच में, फिर जाके I/3/2 करना पड़ता है, यानी I/6 करना पड़ता है। इससे बचने के लिए एक आसान सिंप्लीफिकेशन हम लोग ले लेते हैं। हम लोग मान ही लेते हैं ना शुरू में कि 3I करंट जा रहा है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आसान करने के लिए बस ये ध्यान में रखना है कि I करके भी कैलकुलेट करेंगे तो भी एकदम सेम वैल्यू में मिलेगी, लेकिन हाँ I/6 तक करंट को हमें शो करना पड़ेगा। यहाँ इजी रहने के लिए अगर 3I लेके चलेंगे पहले से, तो I करंट इधर, I करंट इधर, और यहाँ के बाद से ब्रांचिंग होगी भी तो I/2 की ब्रांचिंग होगी। इसके बाद जाके ज्वाइन होके I/2 बन के I बन के I/3 बन के निकलेगा, और इस तरह से करके हम लोग सारा सम I बन के निकलेगा, और I अल्टीमेटली मिलके वापस इस सर्किट में अगेन 3I हो जाएगा। तो हमारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये लेने के चलते, या फिर हम लोग चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये अपने ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको, इसे चलो I ही लेके चलते हैं। 3I के एजम्पशन से शायद आपको परेशानी हो, इसलिए चलो I ही लेके चलते हैं हम लोग, आसान होगा आपके लिए। तो सपोज दैट योर मेन करंट इज I, ठीक है, चलो 3I के बजाय I ही लेके चलते हैं। अब इस I करंट का यहां से हम लोग देख रहे हैं कि डिवीजन हो गया, ठीक है। ए पॉइंट है ये, ए बी ब्रांच के अलाउंग, तो जाहिर है तीन साइमेट्रिकल चीजें हैं जिसके अलाउंग रेजिस्टेंस भी सेम है, तो बराबर बराबर करंट का डिवीजन होगा, यानी I/3 ए बी के अलाउंग, I/3 ए डी के अलाउंग, I/3 ए ई के अलाउंग, ठीक है। अब देखो तीनों ब्रांचेस में साइमेट्री के हिसाब से हमने देखा कि सेम करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो जाहिर है IR ड्रॉप भी इन तीनों के अलाउंग सेम होगा, ठीक है। तो सेम IR ड्रॉप AB पे जब होगा, तो यहाँ A का जो पोटेंशियल था, इसमें से IR ड्रॉप, सेम IR ड्रॉप होने के बाद B पे जो पोटेंशियल बचा, सेम IR ड्रॉप होने के बाद D पे जो पोटेंशियल होगा डेफिनेटली इसके बराबर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है। तो यहाँ जितना IR ड्रॉप इस ब्रांच में होने के बाद यहाँ जो पोटेंशियल है, IR ड्रॉप इस ब्रांच में होने के बाद जितना पोटेंशियल है, IR ड्रॉप इस ब्रांच में होने के बाद जितना पोटेंशियल है, ये तीनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर B, D और E सेम पोटेंशियल पे है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं B के बाद क्या होता है, D के बाद क्या होता है, E के बाद क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं कि अगेन करंट की ब्रांचिंग हो रही है, यानी I/3 जो करंट है, अब यहाँ से I/3 और उसका भी आधा आधा, यानी I/6 इधर, I/6 इधर की तरफ और I/6 इधर की तरफ जा रहा है, यानी B पॉइंट से करंट दो पार्ट में चला गया, उस तरह D पॉइंट से भी दो पार्ट में जाएगा, I/6 इधर की तरफ, I/6 इधर की तरफ। उसी तरह E से भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है करंट, I/6 इधर की तरफ और I/6 इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि डिवीजन हो जा रहा है। इन डिवीजन के बाद वाले पॉइंट्स को भी हम लोग देखें, तो I/6 सेम करंट और सेम रेजिस्टेंस, तो यहाँ B से C के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद, यानी B का जो पोटेंशियल है उससे ये IR ड्रॉप, यानी I/6 इंटू जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, या अगर R रहता तो R का रेजिस्टेंस रहता, इतना ड्रॉप होने के बाद यहाँ का जो पोटेंशियल है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से ये IR वही सेम उतना ही IR ड्रॉप होने के बाद यहाँ का जो पोटेंशियल है वो भी सेम मिल रहा है हमें, इन दोनों पे हमने देखा, यानी हम लोग कह सकते हैं C और F सेम पॉइंट पे है। और उसी तरह हम लोग आगे फिर और एनालॉजी देखेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट पे जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं, तो ये इस पॉइंट में ड्रॉप होने के बाद G का पोटेंशियल, ठीक है, और इस पॉइंट में जाने के बाद इसका पोटेंशियल। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक डिवीजन पे वहां भी सेम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हमें मिलता चला जाएगा। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों के बाद का देखते हैं। तो B के बाद हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं B के बाद I/6 करंट, C पे पोटेंशियल, और यहाँ से डिवीजन हो रहा है F पे पोटेंशियल, यानी C और F सेम पोटेंशियल पे है। उसी तरह अगर हम लोग D से जाएं, तो D से हम लोग जाने के बाद देख रहे हैं कि इधर जा रहा है एक पॉइंट यानी C, और इधर जा रहा है एक पॉइंट H, यानी C और H भी सेम पोटेंशियल पे है, और ये दोनों सेम पोटेंशियल भी सेम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं E के बाद, तो E के बाद भी एक F पे गया यहाँ और एक H पे गया, और ये भी डेफिनेटली सेम करंट, सेम रेजिस्टेंस, तो सेम IR ड्रॉप यानी सेम पोटेंशियल पे है। तो यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कॉमन पॉइंट्स F और H सेम पोटेंशियल पे है।
यानी सी और एफ सेम पोटेंशियल पे, सी और एच सेम पोटेंशियल पे, एफ और एच सेम पोटेंशियल पे, इन तीनों में कॉमन पॉइंट्स हैं, सेम आई ड्रॉप है, यानी अल्टीमेटली अगर इसमें से कॉमन को हम लोग निकाल दें तो हम लोग कहेंगे सी एफ और एच जो है ना सेम पोटेंशियल पे है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसके बाद करंट की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ तक डिवीजन हो रहा था I/6 तक, उसके बाद करंट की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई। जैसे यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो I/6 करंट इधर, I/6 करंट इधर ज्वाइन होके I/3 बन के इधर आया। उसी तरह यहाँ से I/6 करंट ज्वाइन होके I/3 बन के इधर आया। ठीक है, इस तरह यहाँ से हम लोग देखेंगे तो I/6 करके I/3 बन के इधर आया। ठीक है, सॉरी I/3 बन के इधर आया और अल्टीमेटली फिर ये I/3 ऐड होके ये I करंट के बराबर, यानी आपके सर्किट करंट I के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये साइमेट्री का प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं। अब इन ब्रांचेस की नंबरिंग हम लोग कर दें, ब्रांचेस जिसमें रेजिस्टर है तो चलो उसी तरह नंबरिंग उसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 हमने कर दिया। उसी तरह 5 6 7 8 हमने कर दिया, 9 10 11 12 हमने कर दिया। अब हमने देख लिया कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, इनको एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब इनके बीच के रेजिस्टेंस को हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये अब सिंप्लीफाई हो जाएगा और बहुत इजी फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ले लेते हैं, यानी एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो तीन इक्विपोटेंशियल पॉइंट को मिलाने से बना है। और कौन कौन से, तो बी डी ई एक ही पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, एंड सी एच एफ एक ही पॉइंट है। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से हुई थी, ए पॉइंट से, ए हो गया और लास्ट कहाँ हो रहा है, तो हम लोग जी पॉइंट से लेके चल रहे हैं, जी पॉइंट पे। अब देख लेते हैं कितने रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं तो ए से कितने रेजिस्टेंस जा रहे हैं, तो ए से 1 4 और इधर 9, ये सब जाके बी डी और ई से कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक ही पॉइंट हो चुका है क्योंकि सेम पोटेंशियल पॉइंट है। यानी तीन रेजिस्टेंस हमारे इस तरह से जाके यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन सा, 1 डी पे जा रहा है, 4 एंड ई पे जा रहा है 9। ये तीन रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें मिला। अब ये बी डी ई और सी एच एफ के बीच में हम लोग देख लेते हैं कितने कितने पॉइंट्स हैं। तो बी के बाद हम लोग देख सकते हैं बी से सी तक एक रेजिस्टर जो कि रेजिस्टर नंबर 2 है, तो बी से सी तक एक रेजिस्टर जो रेजिस्टर नंबर 2 है। ठीक है, अब डी पॉइंट के बाद हम लोग देख लेते हैं, डी पॉइंट के बाद तो डी से सी तक एक रेजिस्टर जो रेजिस्टर नंबर 3 है। उसका हम लोग देख लेते हैं डी से एच तक एक रेजिस्टर जो रेजिस्टर नंबर 11 है। ठीक है, डी के दोनों रेजिस्टर हो गए, बी का एक ही रेजिस्टर हुआ। तो दूसरा देख लेते हैं हम लोग, बी से एफ तक एक रेजिस्टर, बी से एफ तक एक रेजिस्टर जो रेजिस्टर नंबर 10 है। चलो इसी को 10 बना देते हैं, 11 को इसके बाद शो कर देते हैं। ठीक है, अब ई पॉइंट के भी दो रेजिस्टर होंगे, उनको भी हम लोग देख लें। तो ई पॉइंट से जाने वाले दो रेजिस्टर, तो ई से एफ तक एक रेजिस्टर रेजिस्टर नंबर 5 और ई से एच तक एक रेजिस्टर रेजिस्टर नंबर 8। तो ये हो गया आपका रेजिस्टर नंबर 5 एंड रेजिस्टर नंबर 8। तो इस तरह से हमने देखा कि ए से बी डी पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टर और बी डी से सी एच एफ पॉइंट के बीच में ये 6 रेजिस्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो सी एच एफ पॉइंट से। ठीक है, तो सी पॉइंट पे पहले हम लोग आ जाते हैं, तो सी से जी तक एक रेजिस्टर जा रहा है, दैट इज रेजिस्टर नंबर 12। तो सी से जी तक एक रेजिस्टर जा रहा है, दैट इज रेजिस्टर नंबर 12। अगेन एच से और एफ से हमें देखना है। ठीक है, तो एच पॉइंट से जी तक एक रेजिस्टर जा रहा है, दैट इज रेजिस्टर नंबर 7।
और अब F से, तो F पॉइंट हमारा F से G तक एक रेजिस्टर जा रहा है, दैट इज रेजिस्टर नंबर 6। तो इस तरह करके सारे एजेस को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। यहाँ एज से एज जा था 7 था। अब जो हमारे एजेस के अलॉन्ग 12 रेजिस्टर थे वो सारे कवर हो गए, 6 इधर, 3 इधर, 3 इधर। अब हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। हमारी बैटरी यहाँ से लगी हुई है A और G के बीच में। अब वही सर्किट को हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। 3 रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में, उसका 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में, फिर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो R था, R की वैल्यू 1 ओम दिया हुआ था। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए चलो R ही मान लेते हैं। तो ये 3 का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो गया, ये 3 का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो गया R/3, इतने दो के पैरेलल का इक्विवेलेंट। ये सेम है, 6 रेजिस्टर है पैरेलल में, R/6। ये सेम है, अगेन 3 रेजिस्टर है पैरेलल में, R/3। तो इन पैरेलल 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 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। R/3 इन तीनों का इक्विवेलेंट, R/6 इन 6 का इक्विवेलेंट, R/3 फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट। अब ये तीनों इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये सीरीज में हो गया, यानी R/3 एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो A से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कौन सा है तो BDE पॉइंट है, कॉमन पॉइंट्स। यहां से फिर इसका इक्विवेलेंट इन 6 का, दैट इज R/6। और ये कहां तक गया तो CHF के कॉमन पॉइंट तक। और यहां से फिर इक्विवेलेंट इन 3 रेजिस्टर का R/3 जो अल्टीमेटली G पॉइंट तक गया। और इधर से हमारा इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है। अब ये तीनों सीरीज में आ गया, इन तीनों का सीरीज निकाल लेंगे, यानी सिंपली ऐड कर देना है हमें फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ऐड कर देंगे R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 और यही हमारा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायगोनल के अलॉन्ग हो गया। एलसीएम जब निकालेंगे 3, 6, 3, सिंपली 1, 2, 1 यानी 6 हमारा एलसीएम हो गया। और उसके बाद 2R R प्लस 2R दैट मीन्स 5R/6 ओम। और R की वैल्यू 1 गिवन थी, तो हमारा इक्विवेलेंट हो गया उस क्यूब के डायगोनल के अलॉन्ग 5/6 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूल को यूज करके इक्विपोटेंशियल पॉइंट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया। और ये 5/6 ओम हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 14 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन में। तो दिया हुआ है n रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, n रेजिस्टर्स, सॉरी। तो 15 नंबर क्वेश्चन को हमेशा मैंने कहा है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर 1 में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या है, n रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ऑफर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। When connected in parallel, effective resistance is 2 ohm. The value of R is, ये भी बहुत इजी है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। होता क्या है कि जब सेम रेजिस्टर को हम लोग सीरीज में रखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से सेम रेजिस्टर है और सीरीज में ऐड करते चले जा रहे हैं, सबको ऐड करते चले जा रहे हैं। तो होता क्या है कि सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, ये मान लो ऐड होते होते n तक चला गया, तो सीरीज में हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट जब निकालेंगे R इक्विवेलेंट तो करेंगे क्या, R1 प्लस R2 करते जाते हैं, ये चूंकि सेम है यानी R प्लस R चलता चला जाएगा n टर्म तक, यानी सिंपली n टर्म का रेजिस्टेंस का सीरीज में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो n टर्म तक चला जाएगा और सब सेम वैल्यू है, यानी NR, यानी सीरीज में अगर R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल रहे हैं तो ये NR के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह जब पैरेलल में निकालेंगे तो पैरेलल में हम लोग करते क्या है, तो पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट हमने किया और एंड में कनेक्ट करेंगे तो हम लोग करते क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करते चले जाएंगे। सब सेम रेजिस्टर है, पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है
तो होते होते n टाइम्स हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, तो कितना भी रहे ये सेम है डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम आर ही आएगा, ठीक है। और सेम वैल्यूज है तो 1 1 1 ऐड होता चला जाएगा, यानी ये सब ऐड होके अगर n रेजिस्टर है तो ये n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इससे जब इक्विवेलेंट को निकालेंगे 1 by r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n by r आया, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे जब, तो r इक्विवेलेंट हो गया r अपॉन n, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्टली याद रखना है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली लगा के आप निकाल सकते हैं। यानी सेम रेजिस्टेंस को जो n नंबर के हैं, सेम रेजिस्टेंस को जो n नंबर के हैं, या ऐसे दूसरे शब्दों में हम लोग कहें, आसान शब्दों में, तो सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू के जो n रेजिस्टर्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr, और उस तरह सेम रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस वाले अलग रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r अपॉन n हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू दी हुई है, सिंपल फार्मूला पुट कर देना है। तो जब सीरीज में करते हैं तब 50 ओम के बराबर होता है, जब पैरेलल में करते हैं तो 2 ओम के बराबर होता है। दैट इज वेरी मच इजियर। यानी जब हमने सीरीज में किया तो nr इज इक्वल टू, क्योंकि उस समय 50 था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जब हमने पैरेलल में किया तो ये r अपॉन n ये इसके बराबर है। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो बहुत इजी है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज इक्वेशन नंबर बी। हम लोग करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर ए विद इक्वेशन नंबर बी वी हैव, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद n n कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 2 दैट इज 100। इसका मतलब r इज इक्वल टू 100, और मैथमेटिक्स से हमें पता है कि इस तरह का रूट निकालना रहता है हमें, तो ये हमें मिलता है प्लस माइनस 10, लेकिन रेजिस्टेंस में माइनस 10 का कोई मतलब नहीं है, दैट मीन्स ये बचा 10, यानी 10 ओम हमारा ओवरऑल एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली, ठीक है। और यहाँ एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है, इनको इन कॉम्बिनेशंस में हम लोग रखते हैं। तो 15th नंबर क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन में 10 ओम यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ है a current of 2 ampere passes through a cell of 1.5 volt having internal resistance 0.15 ohm. The potential difference across the terminal of the cell is, ये भी यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट पे है, आपके प्रैक्टिकल बैटरी और आइडियल बैटरी। तो हम जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल बैटरी है क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को एक आइडियल बैटरी के सीरीज में हम लोग दिखा देते हैं। यानी एक प्रैक्टिकल बैटरी जो होगा उसको हम लोग शो कैसे करेंगे, तो इस बैटरी के अंदर के रेजिस्टेंस को इस तरह बाहर दिखा देंगे और आइडियल बैटरी को शो कर देंगे, और ये आपके बैटरी का टर्मिनल्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके बैटरी का टर्मिनल्स हो गया। अगर इस सर्किट में, किसी सर्किट में हम लोग इसको डाले हुए हैं, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, तो आपको पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी इसके टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ करंट की वैल्यू दी हुई है, सर्किट करंट। तो सर्किट करंट जो आपके इस बैटरी से होके गुजरेगा वो सर्किट करंट कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है। और ईएमएफ दिया हुआ है आपके सेल का ईएमएफ, यानी 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.15 ओम। ये क्या है, तो आर इंटरनल। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि बैटरी के वोल्टेज में से उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो सर्किट करंट फ्लो होके जो आईआर ड्रॉप होगा वो आ जाएगा, और ये जो वैल्यू मिलेगी यही V टर्मिनल होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे निकाल देना है।
वैल्यूज को सिर्फ आपको पुट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा ये। तो v की वैल्यू गिवन थी, v की वैल्यू प्रोवाइड किया गया था आपको, v की वैल्यू थी 1.5 वोल्ट और इंटरनल है 0.15 और 2 एम्पियर है, ठीक है। तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ये कितना हो गया, तो 1.5 वोल्ट इधर कर देते हैं, वी टर्मिनल ये जो है वी टर्मिनल यानी वी टी किसके बराबर है, तो 1.5 और इसमें 2 एम्पियर इंटू 0.15 ओम जो रेजिस्टेंस था ये आएगा। दैट मीन्स 1.5 में से 0.30 गया, ये 1.2 वोल्ट जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का जो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आ जाते हैं इसमें हम लोग, तो यहाँ पे डी ऑप्शन 1.2 वोल्ट है, ठीक है। अब इसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। इन ए पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्ट्स इन, ठीक है। अब इसको हम लोग देखना है क्या, हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें ये ध्यान में लेके चलना है कि हमें ऐसे कंपटीशंस को भी फेस करना पड़ सकता है जहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हों। यहाँ इस क्वेश्चन में वही हमें मिलने वाला है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीएससी के आईएएस में, इंडियन एयर सर्विसेज में 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो दिया हुआ है कि पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट का किसी एक ब्रांच को अगर हम लोग खोल देंगे, ठीक है, ओपन कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, इसको ये भी आपके बेसिक कंसेप्ट पे है, बिल्कुल आ जाते हैं इस तरह से। जैसे सपोज दैट, मान लो एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, 3 ही का एग्जांपल लेके चलते हैं, कितना का भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं, 3 ही का चलो लेके चलते हैं। 3 पैरेलल ब्रांच है इस तरह से, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है। अब इसमें होगा क्या ना, तो अगर हम लोग देखें, मान लो 3 ही का हम लोग लेके चलते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो डेफिनेटली R/3, और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ अगर V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ओम्स लॉ के हिसाब से V = RI, और यहाँ R इक्विवेलेंट की वजह से I करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, जो आगे चल के डिवीजन हो जाएगा, I1 I2 I3 डिवीजन हो जाएगा आगे चल के, ओके। अब यहाँ क्या है, किसी एक ब्रांच को अगर हम ओपन कर दें, खोल दें, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया वो, ठीक है, तब क्या होगा यहाँ पे, तो अगर ये सोचो अगर 3 में से एक ब्रांच को ओपन कर दें तो 2 ही ब्रांच बचा ना, तब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नया वाला क्या है, तो नया वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका R/2, क्लियर, R इक्विवेलेंट न्यू, R/2 हो गया। तो हम देख रहे हैं एक ब्रांच खोलने से क्या फर्क पड़ा आपका, तो एक ब्रांच खोलने से हमने देखा कि ये जो पहले ओरिजिनल आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उससे अब ये बढ़ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर, पहले ये कम था अब ये बढ़ गया, एक ब्रांच खोलने से हमने देखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब हम ओम्स लॉ से आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं ओरिजिनल जो पहले वाला सर्किट है उसमें हम लोग देख रहे हैं, तो ये I = V/R इक्विवेलेंट है। चलो ये ओरिजिनल सर्किट करंट है पहले वाले कंडीशन में, जब हमने इसको खोल दिया तो हमने देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, करंट आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। इससे आ जाते हैं ऑप्शन में, तो क्या है, इंक्रीजिंग टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने देखा कि एक ब्रांच खोल देने से टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो गया, यानी 1 तो सही है आपका, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा देखो पावर का कंसेप्ट है, तो अगर मान लेते हैं सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर क्या हो जाता है, वोल्टेज इनटू करंट। ऐसे हमेशा ध्यान में रखना है कि पावर का जनरलाइज कंसेप्ट P = VI cos phi होता है, पावर फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ एसी सर्किट तो है नहीं, डीसी सर्किट है, तो डेफिनेटली पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं है, पावर फैक्टर यूनिटी है, तो आपका इक्वेशन सिमट के आ गया P = VI, ठीक है। अब हमने देखा कि एक ब्रांच को ओपन कर देने से रेजिस्टेंस बढ़ा, वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हो गया। तो अगर गिवन सप्लाई वोल्टेज पे, गिवन फिक्स सप्लाई वोल्टेज पे अगर आपका करंट कम हो रहा है तो डेफिनेटली पावर कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन टोटल पावर, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नो चेंज इन वोल्टेज, नो चेंज इन टोटल वोल्टेज एंड ब्रांच वोल्टेज। हाँ, तो ये ध्यान में देना है कि वोल्टेज पे इस रेजिस्टेंस को चेंज करने का कोई असर नहीं पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया है
कि वोल्टेज एक बार अप्लाई कर देंगे हम लोग, अब ये सर्किट कितना करंट ड्रॉ कर रहा है ये डिपेंड करता है इस लोड पे या इस सर्किट के पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा, ये लोड डिसाइड करेगा, इन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि सर्किट में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, उसके हिसाब से करंट का चेंजेस हो सकता है, लेकिन वोल्टेज तो फिक्स रहेगा। यानी वोल्टेज भी फिक्स हो गया। क्या कह रहा है, नो चेंज इन टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज में जाहिर है नो चेंज है, और ब्रांच वोल्टेज में भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रांच को हटा भी दे रहे हैं तो भी बचा हुआ ब्रांच में तो सेम वोल्टेज है ना, पैरेलल सर्किट है ना, तो बचे हुए जितने भी ब्रांच है उनके अक्रॉस यही V वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, चाहे 2 ब्रांच रहे तो चाहे 3 ब्रांच रहे तो ये भी यहाँ पे सही है। यानी इसका तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ लाइन के चलते देख नहीं रहा था, यहाँ डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी इसका सही आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। तो इस तरह हमेशा तैयार रहना है ऐसे एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए जहां एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। 18th नंबर में पूछा जा रहा है, हाउ आर 500 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन को हमेशा समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को हमेशा मैं कहता हूँ बहुत ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 500 ओम के कुछ रेजिस्टर्स को, अब संख्या नहीं दी हुई है कितने रेजिस्टर्स को, किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे कि 750 ओम रेजिस्टेंस हमें मिल जाए, ठीक है। यानी ये 750 ओम के बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। ये 500 ओम का कितना रेजिस्टेंस लेंगे और किस मैनर में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कि सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर जाहिर है कॉम्बिनेशन से आपको लेके बनाना है, यानी एक से ज्यादा तो लेना ही होगा, ठीक है, 750 के बराबर लाना है। तो अगर सोचो सीरीज की बात करते हैं, पहले सीरीज में सेम रेजिस्टर को ले लिए, दो ही अगर लेके चले, मिनिमम पॉसिबल क्या है, एक से ज्यादा, मिनिमम पॉसिबल जो एक से ज्यादा होगा वो 2 हो सकता है, 2 को लेंगे तो 500 सीरीज में मिलके 1000 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं हो सकता है। अब एक से जस्ट ज्यादा वाला हम जान रहे हैं 2 ही हो सकता है, 2 को पैरेलल में लेंगे तो 500 और 2 को पैरेलल में ले रहे हैं, डिवाइड होकर 250 हो जाएगा, तब भी इसके बराबर नहीं हो पाएगा। यानी सिर्फ सीरीज में लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पैरेलल में लेने से काम नहीं चलेगा, डेफिनेटली हमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन के लिए अप्रोच हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है, सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव करने का। तो अब क्या रास्ता बचा, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि 500 और 250 मिलके 750 के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी अगर एक रेजिस्टेंस को 500 ओम का ही सारा रेजिस्टेंस हमें लेना है, एक रेजिस्टेंस को हमने ऐसे कर दिया 500, अब इसमें 250 हम कहीं से ला दें, ऐड कर दें, तो हमारा 750 बन जाएगा जो इक्विवेलेंट चाहिए। 250 कैसे ला सकते हैं, तो जाहिर है 500 को इस तरह से पैरेलल में कर देंगे तो ये 250 हो जाएगा, इन दो पैरेलल ब्रांचेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस का 500 मिलके 250 हो गया, और एक 500 सीरीज में ये मिलके बन गया आपका 500 जो पहले से है सीरीज में, और इसका इक्विवेलेंट आपको मिला, और इक्विवेलेंट इसका मिला आपको 250, और ये दोनों आपस में सीरीज में है, 500 प्लस 250 मिलके 750 बन गया, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है, तो 3 रेजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल, तो 500 ओम के 3 रेजिस्टर को पैरेलल में लेंगे तो डेफिनेटली आपका कभी भी 750 के बराबर नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। 3 रेजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन सीरीज, ठीक है, तो 500 ओम का 3 रेजिस्टर अगर सीरीज में लेंगे तो 1500 ओम हो जाएगा, ये भी गलत है। 2 रेजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल, तो 2 रेजिस्टर 500 ओम का पैरेलल में लेंगे तो 250 ओम हो जाएगा, ये भी गलत है। 2 रेजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद अनदर 500 ओम रेजिस्टेंस, तो देखो वही वाला चीज हो गया, 2 रेजिस्टर 500 ओम का, 2 रेजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल, ये हमने पैरेलल में 2 500 ओम के रेजिस्टर को ले लिया, और वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ है, तो कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद अनदर 500 ओम रेजिस्टर, इसके साथ सीरीज में है, और हमने देखा ये मिलके 750 के बराबर हो जाता है, दैट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने देखा 18 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट, ठीक है। अब 19th नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन में आपको इस तरह का सर्किट प्रोवाइड किया गया है और कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ओम इज, तो आर की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक करंट की वैल्यू दी हुई है और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। करंट में ये ब्रांच करंट आर से होकर गुजरने वाला करंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दो सेट ऑफ इक्वेशंस हमें निकालना पड़ता है, देखते हैं हम लोग कैसे। तो सबसे पहले करंट डिवीजन रूल्स में हम लोग आ जाएंगे। तो डेफिनेटली सर्किट में टोटल सर्किट करंट आई जो फ्लो हो रहा है, यहाँ सपोज दैट इसको अगर ए पॉइंट मान लें तो ए पॉइंट में आने के बाद करंट का डिवीजन हो जा रहा है। अगर हम लोग मान लें कि I1 करंट इधर, I2 करंट इधर, I2 की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर, I1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट नंबर ब्रांच है, तो इसका रेजिस्टेंस R1 जो 10 ओम के बराबर है और इसका रेजिस्टेंस R2 जो R ओम के बराबर है। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल से हम जानते हैं कि I1 और I2 इन दोनों ब्रांच में डिवीजन होने वाले करंट का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपने अपने रेजिस्टेंस के, यानी R1 प्लस R1 बाई R2, सॉरी R2 बाई R1 के बराबर। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करके हम लोग इससे I1 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो I1 हो जाएगा R2 अपॉन R1 इंटू I2। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो I1 R2 की वैल्यू R गिवन है, R1 की वैल्यू 10 गिवन है और I2 की वैल्यू 2 गिवन है, मीन्स R अपॉन 5। तो एक करंट को हमने निकाल लिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब डेफिनेटली ये सर्किट करंट इसी का डिवीजन दो पार्ट में हो रहा है, यानी हम लोग क्लियर यहाँ से कह सकते हैं कि I ही I1 प्लस I2 के बराबर है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ I1 और I2 की वैल्यू हमें पता है, लेकिन हर जगह एक R अननोन आ रहा है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, R अननोन आ रहा है जो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ डेफिनेटली हमें I फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सर्किट करंट R के टर्म में, और फिर फाइनली LHS और RHS में जो R है उससे हम लोग सॉल्व करके इसको निकाल लेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लोग अगर इसमें I की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। इक्विवेलेंट में हम देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल में और फिर आके इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, तो हम लोग पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों पैरेलल में, मीन्स 10R डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं वैल्यू बाई 10 अपॉन R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों का, और फिर इससे जाके सीरीज में ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें पता है ओम्स लॉ से इस सर्किट का अप्लाइड वोल्टेज का रिलेशन ओम्स लॉ के हिसाब से ये होगा, इससे हमें सर्किट करंट मिल जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, V 100 ओम प्रोवाइड कर दिया गया है और R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, यानी I की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई ये R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको लिख देंगे 10 प्लस R 10 इंटू 10 प्लस R प्लस 10R। ठीक है, ये I की वैल्यू है। फर्दर और सॉल्व करके तो ये हो गया 100 इंटू 10 प्लस R डिवाइडेड बाई, यहाँ भी चाहे तो हम लोग 10 कॉमन ले लें, 10 प्लस R प्लस R, 10 प्लस R प्लस R। ठीक है, ये 10
यानी अल्टीमेटली आई की वैल्यू हमें मिली 10 इंटू 10 प्लस आर डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2r, ठीक है। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से आई की वैल्यू को ले जाके यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, और I1 और I2 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। I1 की वैल्यू R/5 I1 की वैल्यू R/5 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। I1 की वैल्यू R/5, ठीक है। तो I की वैल्यू पुट कर देंगे, I1 की वैल्यू निकाल चुके हैं R/5, I2 2 एम्पियर गिवन है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें अल्टीमेटली R की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में हम लोग अल्टीमेटली I की वैल्यू यहाँ से 10 प्लस R 10 प्लस 2R, ये है हमारी I की वैल्यू, R/5 ये है हमारा I1 की वैल्यू, और 2 एम्पियर है इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट अस कैलकुलेट इट। कैलकुलेट कर लें हम लोग तो ओके 10R 10 प्लस R 10 प्लस R कैंसिल, on further calculation what would we get, 5 इधर ले जाएंगे, that means 50 is equal to 10 plus 2R means 2R is equal to 40, that means R is equal to 20 ohm। तो इस तरह से हमने देखा हमारा R is equal to 20 ohm आंसर आ गया। तो 19 नंबर क्वेश्चन का हमने देखा R is equal to 20 ohm, हमारा आंसर आ गया 19 नंबर क्वेश्चन का, 19 का बी। ओके 19 का बी। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ सबसे पहले हमने करंट डिवीजन रूल का यूज किया, इससे हमें एक इक्वेशन मिला, और उसके बाद हमने ओम्स लॉ का यूज करके यहाँ से लिया, और अल्टीमेटली इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ से हमने देखा कि आई सर्किट करंट है जो ए पॉइंट के बाद उस करंट का डिवीजन हो रहा है I1 और I2 में। हमने करंट डिवीजन रूल से I1 को फाइंड आउट कर लिया, I2 की वैल्यू गिवन थी, और हमने ओम्स लॉ को लगा के I को फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों से चूंकि R अननोन था तो I की वैल्यू में भी R अननोन का इक्वेशन मिलता था, I1 की वैल्यू में R अननोन का इक्वेशन मिलता था, और अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद R की वैल्यू हमें मिल गई। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके अब 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे एक सेशन में। तो आज का 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 का, ठीक है। कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जो पिछले सर्किट में था, यहाँ भी सर्किट दिया हुआ है और क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ R इज, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन सर्किट थोड़ा सा चेंज है, यहाँ R यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा। अब यहाँ फायदा क्या है कि सर्किट सॉल्व करना थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ सेम रेजिस्टर्स यहाँ इंक्लूडेड है। तो डेफिनेटली अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से करंट का डिवीजन बराबर होगा क्योंकि सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू है। यानी अगर I करंट फ्लो हो रहा है और I की वैल्यू गिवन है 6 एम्पियर, ठीक है। तो 6 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, सॉरी ये 8 एम्पियर है,
थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो 8 एम्पियर अगर गिवन वैल्यू है आई, तो आई का डिवीजन, अगर सपोज दैट ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से आई का डिवीजन हो जा रहा है, एक करंट इधर एक करंट इधर, और दोनों सेम करंट होगा क्योंकि सेम रेजिस्टेंस इधर इन्वॉल्व है, यानी I/4 इधर, I/4 इधर, सॉरी I/2 इधर, I/2 इधर, मीन्स 4 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इस ब्रांच में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, तो आर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकाल लेना होगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ दो सेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। 19th नंबर क्वेश्चन से ये थोड़ा सा सिंपल है। यहाँ आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये दो पैरेलल में और सेम रेजिस्टेंस है, यानी इसका हाफ हो जाएगा, उसके साथ ये सीरीज में, यानी इस पूरे सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आर जो है, और आर किसके साथ सीरीज में है, तो इन दो पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चूंकि सेम वैल्यू है दोनों रेजिस्टेंस की, इसलिए उसका हाफ हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो हमने देखा R/5 हमारा टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला। ठीक है, अब इससे ओम्स लॉ लगा लेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं इस पूरे सर्किट में हमारा वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आई करंट का रिलेशन इस तरह से है। ठीक है, तो यहां से इन वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू गिवन है, V दिया हुआ है 100 ओम और करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर, और हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया है। तो V इज 100 ओम, सॉरी 100 वोल्ट, R इक्विवेलेंट हमने निकाला R+5 और 8 एम्पियर यहाँ पे करंट है। इसको सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग कह सकते हैं R+5 इज इक्वल टू 100/8 एंड R इज इक्वल टू 100/8 -5, तो ये हमें मिल जाएगा 800 - 40 इज इक्वल टू 60/8, (15/2) दैट मीन्स 7.5 ओम। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 20, यस 7.5 ओम इज हियर, तो 20 का आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 7.5 ओम हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को। तो स्टूडेंट्स, आज पहला लेक्चर था हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव्स का। आगे चल के हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, और आगे चल के जैसा कि मैंने पहले बताया, हर सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर किया करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।